नमस्कार साथियों। आज की जो समीक्षा का टॉपिक है वह है युद्ध विराम पर टिकी आर्थिकी का भविष्य। बता दूं कि मेरी ये समीक्षा विद्यार्थियों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनको न्यूज़ में से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, उसके लिए ये समीक्षा है। समीक्षा को ध्यान से सुनिएगा। इसका किसी राजनीतिक दल, संगठन, देश से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ईरान के बीच हुए 2 सप्ताह के युद्ध विराम से भारत को बड़ी आर्थिक राहत मिलती दिख रही है। शेयर बाजार में तेज़ी आने के बाद डॉलर की तुलना में रुपए की मजबूती मिली है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की आपूर्ति श्रृंखला को सामान्य होने में समय लगता है, लेकिन इसलिए भारत को अभी युद्ध विराम के आर्थिक लाभ मिलने में समय लग सकता है। लेकिन निश्चित रूप से यह युद्ध विराम से भारत के गोल्डीलॉक्स तेज विकास और महंगाई नियंत्रण के आर्थिक दौर को बचाए रखने में मदद मिलेगी। हाल में विश्व बैंक ने मजबूत घरेलू गतिविधियों के मद्देनज़र भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरे दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था कहा है। आरबीआई ने भी ये क्यों कहा है? बस सीधी बात है, कर्जे के मुकाबले कर्जा कम और मुनाफा ज़्यादा है, और वैसे भी यंग एज ज़्यादा है, इसलिए वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहा है। और दूसरी बात, हम किसी चीज़ को भी रिस्क को फैक्टर को बड़े आराम से ध्यान से लेकर देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरे दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था कहा है। आरबीआई ने भी अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत ब्याज दरों रेपो रेट को 5.25% के स्तर पर यथावत रखते हुए सस्ते कर्ज की राह पर चलते हुए विकास दर में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। हालांकि अभी भी चिंता की कुछ बादल मंडरा रहे हैं, जहां युद्ध विराम को लेकर अमेरिका और ईरान द्वारा प्रस्तुत की जा रही अलग-अलग शर्तें दोनों में अविश्वास की दशा रही है। वहीं इजरायल ने कहा है कि लेबनान में युद्ध विराम लागू नहीं होगा। इससे जाहिर होता है कि पश्चिम एशिया में युद्ध की चिंगारी अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। ऐसे में भारत सरकार को राहत और सुधारों को तेजी से लागू करने के लिए बहुआयामी रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। पिछले दिनों वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों एवं वैश्विक संगठनों के रिपोर्ट में लगातार भारत की विकास दर में कमी और महंगाई के बढ़ने के अनुमान प्रस्तुत किए जा रहे थे। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा था कि ऊर्जा कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं के कारण भारत की विकास दर धीमी हो सकती है और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। निजी खपत में कमी, औद्योगिक गतिविधियों में नरमी और उच्च लागत के कारण निवेश की गति धीमी पड़ सकती है, जिससे विकास दर प्रभावित होगी। रेटिंग्स ने भारत की विकास दर के अनुमान को घटाते हुए चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6% कर दिया है, जो पहले 6.8% आंका गया था। साथ ही चालू वित्त वर्ष में औसत महंगाई दर 4.8% रहने के अनुमान जताया, जो वित्त वर्ष 2025-26 के 2.4% से अधिक है। यदि युद्ध विराम प्रभावी होता है तो महंगाई बढ़ने और विकास दर घटने की चिंताएं कम होंगी। उल्लेखनीय है कि देश में आम लोगों और अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने के लिए सरकार महत्वपूर्ण ज़रूरतों मसलन पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य, उर्वरक आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में लगी है। दुनिया में तेज़ी से बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों के बीच भी देश में सरकारी तेल कंपनियों द्वारा सामान्य पेट्रोल, डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखने के लिए सरकार ने उत्पाद कर में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है। रोजाना करीब 50 लाख गैस सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है।
सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए बफर स्टॉक बढ़ाने, खुले बाजार में खरीदे गए खाद्यान्न की रणनीतिक बिक्री करने और ज़रूरी आयात की सुविधा जैसे कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। इसमें महंगाई को काबू रखने में मदद मिलेगी। सरकार निर्यातकों को राहत देने के लिए 497 करोड़ रुपए की रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन रिलीफ योजना भी लेकर आई है। इस योजना के तहत MSME निर्यातक विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। ईरान युद्ध की चुनौतियों के बीच कई अहम बुनियादी बातें भारत की शक्ति बनकर सामने आई है। इस समय देश में विशाल खाद्यान्न भंडार और ज़रूरत की दवाओं के पर्याप्त स्टॉक है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत में 35.70 करोड़ टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। वित्त वर्ष 2025-26 में इससे भी अधिक खाद्यान्न उत्पादन की संभावना है। भारतीय खाद्य निगम के पास केंद्रीय पूल में मार्च 2026 के अंत तक गेहूं और चावल का 600 लाख टन से अधिक का स्टॉक उपलब्ध था, जो खाद्य सुरक्षा के लिए अहम है। युद्ध के बीच दुनिया भर में सार्वजनिक ऋण में भारी उछाल देखा गया, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण समय में भी भारत ने अपने ऋण प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके एक मिसाल कायम की। भारत का कुल ऋण से GDP अनुपात 81% के स्तर पर है। इसी वजह से जो है ना, वर्ल्ड बैंक ने जो है सपोर्ट दिया है, क्योंकि भारत के कुल ऋण से GDP अनुपात 81% के स्तर पर है। यह आंकड़ा वर्तमान में सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे कम है। भारत दुनिया भर में कर्ज के बढ़ते बोझ के बावजूद अपनी आर्थिक स्थिरता को नियंत्रित रखने में सफल रहा। भारत के पास इस समय $680 अरब से अधिक के विदेशी मुद्रा कोष की शक्ति भी है। उम्मीद करें कि मोदी सरकार युद्ध से प्रभावित MSME के लिए कर्ज हेतु विचारार्थ क्रेडिट गारंटी स्कीम को शीघ्र आकार देगी। कच्चे तेल के लिए रूस और वेनेजुएला से आपूर्ति और बढ़ाएगी। महंगाई नियंत्रण के लिए खाद्य तेल के आयात शुल्क में कमी सहित उर्वरकों की उपयुक्त आपूर्ति के लिए दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ेगी। साथ ही ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करते हुए कुल ऊर्जा आपूर्ति में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति पर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। मोदी सरकार की जो रणनीति है वो बड़ी ज़बरदस्त है। अब ये नहीं कि एक मोदी सरकार की है, इनके पीछे जो टीम काम कर रही है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। इसके साथ ही जो IAS ऑफिसर हैं उनका बहुत ही अच्छा योगदान है, जिसकी वजह से महंगाई नियंत्रण का काम पूरा हो पाया है। तो इस वक्त ऊर्जा संकट तो है। ऊर्जा संकट पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से है ही, लेकिन हमारे को स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन बनानी पड़ेगी, जिससे कि हम पूरी तरह से मुक्त हो सकें, हम डिपेंडेंट होकर ना कर पाएँ। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस चैनल पे अलग अलग तरह की वीडियो जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड होती हैं आती हैं। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। हाँ, इसमें कुछ एक पॉइंट हैं, जैसे भारत का कुल ऋण से GDP अनुपात 81% के स्तर पर है, और इसी वजह से जो है ना वर्ल्ड बैंक ने हमारी तारीफ़ करी है। भारत के पास इस समय $680 अरब से अधिक के विदेशी मुद्रा कोष की शक्ति भी है, इसी वजह से तारीफ़ करी है। ऐसे पॉइंट जो है ना क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।